हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वैन डर वाल गैस इक्वेशन। सो वैन डर वाल गैस इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ द स्टेट जो है उसमें क्या वैन डर वाल गैस इक्वेशन में उन्होंने जो है क्या चेंज किया है हमारे आइडियल गैस इक्वेशन को, वो सब पढ़ने वाले हैं हम लोग स्टूडेंट्स और उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। रही बात इनके नोट्स की, तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। आपने डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप पढ़ाई कर सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है स्टूडेंट्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो लगातार मिल सकें और आप आपकी स्टडी को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकें। स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल लेक्चर 11, जिसमें हम पढ़ने वाले वैन डर वाल गैस इक्वेशन के अंदर जो वैन डर वाल ने गैस इक्वेशन में जो चेंज किए वो सब पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि इससे इसको बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। स्टूडेंट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई जाकर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना देरी के शुरू करते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। अब देखिए, पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी के ऊपर, काइनेटिक थ्योरी को बेस करके जो गैस इक्वेशन बनाया गया था वो पीवी इक्वल टू एनआरटी बनाया गया था। लेकिन पीवी इक्वल टू एनआरटी के बाद ऐसी कई चीज़ें थी कि जिसमें पीवी एनआरटी में जो पी और वी है उसके कुछ फैक्टर्स नए जोड़े गए जो वैन डर वाल ने अपनी स्टडी के बाद जोड़े थे। पी का वैल्यू चेंज किया वैन डर वाल ने, वी की वैल्यू चेंज की। तो वो वैल्यू कैसे चेंज हुई, वी का वैल्यू वी माइनस बी किया गया, पी की वैल्यू पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर की गई। तो वो कैसे किया गया स्टूडेंट्स, वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, मोस्टली उसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें डेरिवेशन नहीं है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे कुछ पार्ट्स में लास्ट टाइम में छोटा सा एक 3-4 स्टेप का डेरिवेशन मिल जाता है। जो डेरिवेशन नहीं हुआ उसका पार्ट ही है समझने का, तो वो आसानी से समझ लेंगे उसको। सो देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे क्या हमें बताया गया है, हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, वाइल डिराइविंग द परफेक्ट गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी द टू assumptions आर मेड। जब पीवी इक्वल टू एनआरटी को काइनेटिक थ्योरी पे बेस बनाया गया तो उसमें दो assumptions प्रमुख लिए गए थे, दो बातें प्रमुख ध्यान रखी गई थी। और वो दो बातें क्या थी, उन्हीं को बेस मान के उन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को बनाया था, इस इक्वेशन को बनाया था। पहला था द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज निग्लिजिबल, कि जो मॉलिक्यूल्स है गैस का वो उसका जो साइज है टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल माना गया था। बाद में यही बात गलत हो गई। गलत हो गई से मतलब इसको उन्होंने आप एडवांस फॉर्म दिया कि ये नहीं होता, इससे कुछ और ही होता है, वो हमें समझना है। तो देखिए, पहला एजम्पशन जो है हमको ये ध्यान देना है कि इन्होंने क्या बताया था जब पीवी इक्वल टू एनआरटी को डेवलप किया था, कि जो गैस है उसके अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज जो है कंपेयर टू टोटल गैस के वॉल्यूम से निग्लिजिबल होता है। दूसरी बात ये है, वो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर निग्लिजिबल। वैल्यू जो है किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज निग्लिजिबल है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली इधर उधर मूव कर रहे हैं गैस में, वेसल में, तो उनके अंदर जो है टोटल जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो निग्लिजिबल है। लेकिन ये भी बात गलत हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो फोर्स बढ़ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ हम स्टडी करेंगे। ये दो पॉइंट बनाए गए थे और यही दो पॉइंट जो बाद में बेस बने वैन डर वाल के लिए अपनी थ्योरी को डेवलप करने में। अब देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या देखा अपनी थ्योरी में, देखा कि जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो गैस के मॉलिक्यूल सेम बिहेव करते हैं। लेकिन क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर का रेंज बढ़ा दें, उन दोनों को कंपेरेटिव कम या ज़्यादा या कम करें, तो बहुत कुछ चेंज होने लगता है। तो ध्यान देने की बात है कि ये कब हुआ, ये डेवलपमेंट जो करना था वो गैस के साथ कब हुआ, जब टेम्परेचर और प्रेशर को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया, उसकी रेंज को बढ़ाया गया। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक्चुअल गैसेस गेट डेविएटेड फ्रॉम द परफेक्ट गैस इक्वेशन। जब उन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो परफेक्ट गैस इक्वेशन थी, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी थी, वो अपनी जो कांस्टेंट से डेविएट करने लगी, बदलने लगी। वो कैसे, देखिए यहाँ देखा, द डेविएशन इज क्वाइट स्मॉल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उन्होंने देखा कि यदि हम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, प्रेशर को लो कर दे और टेम्परेचर को हाई कर दे, तो ये डेविएशन होता है, लेकिन कम होता है, बहुत कम होता है। कब, जब प्रेशर को हम लो रखें और टेम्परेचर को हाई कर दें। लेकिन ठीक अपोजिट हम देखें कि इसके प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को लो कर दे तो गैसों का जो डेविएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये फैक्टर याद रखिएगा, ये पॉइंट इसमें लिखने लायक है, समझने लायक है। ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्होंने जो बताया। ये दोनों पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से एग्जाम में लिख देने चाहिए ताकि मार्क्स में यहाँ पे कट आपको कोई कमी ना मिले, क्योंकि इन पॉइंट्स के मार्क्स काटे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने रेड लेटर्स के अंदर उसको मेंशन किया हुआ है। तो मेंशन करने से क्या हो रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यों रेड लेटर का यूज़ किया। वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो कोई खास बात होगी तभी तो किया है। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि उन्होंने देखा कि गैसों में जब डेविएशन होता है तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर डेविएशन होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन यदि हम प्रेशर को
हाई कर दे और टेम्परेचर को लो कर दे तो वो डेविएशन अचानक बढ़ जाता है। It indicates that the high pressure size of molecules of gases cannot be assumed negligible and comparison with the volume of the gas। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाई प्रेशर पे हम गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनको निग्लिजिबल नहीं मान सकते और उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को भी निग्लिजिबल नहीं मान सकते। स्टूडेंट्स, खास बात यहाँ पे थी कि हाई प्रेशर पे ये डेविएट होता है और वो जो एजम्पशन है जिसके अंतर्गत कहा है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गैस आर निग्लिजिबल, तो वो सब क्या होता है, वो गलत होने लगता है ना, अलग होने लगता है। So it indicates that the high pressure, the size of molecules of gas cannot be assumed negligible in comparison with the volume of the gas। Volume of the gas के comparison में उनको हम क्या मान नहीं सकते, negligible नहीं मान सकते। At high pressure, molecules comes closer and intramolecular forces are appreciable। और यहाँ पे ये भी बात देखने में आती है कि जब हम हाई प्रेशर रखते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं और ऑब्वियसली पास पास आते हैं तो उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। ऑब्वियसली कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर है तो उनके बीच का जो फोर्स नेचुरली कम होगा, लेकिन जैसे जैसे पास आने लगेंगे तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ अप्रिशिएबल हो जाती है यहाँ पे। और इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन 1879 वंडर वाल प्रपोज अ न्यू इक्वेशन ऑफ स्टेट। द इक्वेशन इज कॉल्ड वंडर वाल इक्वेशन। इन सारे फैक्ट्स पे जो चेंज किए उन्होंने, इसी पे उन्होंने एक नया फॉर्म डेवलप किया, किसका, गैस इक्वेशन का, और उसी को क्या कहते हैं, वंडर वाल गैस ऑफ इक्वेशन। और वो किस रूप में, P + A/V² इंटू V - B = RT। अब ये फॉर्म कैसे आया, पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक चीज़ को समझेंगे और फिर इसको डेवलप करेंगे कि इस तरह से ये बना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं एक करेक्शन के रूप में कि करेक्शन कैसे किया। एक्चुअली वॉल्यूम क्या था, V था, तो उसमें करेक्शन किया गया जो बाद में V - B बना। प्रेशर क्या था पहले, PV = nRT में प्रेशर था P, उसको करेक्ट किया गया और वो बनागा P + A/V²। अब स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हम करेक्शन कर रहे हैं फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर और उसके वॉल्यूम पे हम करेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से देखें, एक वेसल बना हुआ दिखाया गया है जिसकी लेंथ L है टोटल, और उसमें दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनके बीच में भी L डिस्टेंस मानी गई है, और हर मॉलिक्यूल की डायमीटर को कैपिटल D माना गया है। मतलब ये बात ध्यान रखो कि वेसल में गैस भरी हुई है, उसमें दो मॉलिक्यूल्स दो कॉर्नर्स पे हैं जिनके बीच में L डिस्टेंस है, और हर मॉलिक्यूलर का मास जो है, हर मॉलिक्यूलर का जो डायमीटर है उसको क्या मान लिया गया, D मान लिया गया। स्टूडेंट्स, सिंस एटम्स आर फाइनाइट इन साइज, एटम जो है फाइनाइट साइज में है, सो दे ऑक्यूपाई सम पार्ट ऑफ गैसेस इटसेल्फ, सो इफेक्टिव वॉल्यूम इज ऑलवेज लेस देन ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ द वेसल। बिल्कुल सही है, क्योंकि वेसल में आपने गैस रख दी है तो उसका जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है वो तो ज़्यादा दिख ही रहा है हमको यहाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन इफेक्टिव वॉल्यूम किसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम भी। मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम है और मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से ही टोटल गैस का वॉल्यूम बन रहा है। तो यहाँ क्या मान लिया गया है कि टोटल वॉल्यूम जो गैस का वही है जो वेसल का है, लेकिन वॉन डर वाल ने बताया कि ऐसा नहीं है। जो वॉन डर वाल का जो करेक्शन था वो इसी संदर्भ में था, उन्होंने बताया कि जो वेसल का वॉल्यूम है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है कंपेरेटिवली वॉल्यूम ऑफ जो है गैस के मॉलिक्यूल को कंडक्ट करने के बाद, उनको कैप्चर करने के बाद। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, लेट द फ्रंट साइड ऑफ द वेसल इज PQ। देखिए PQ फ्रंट साइड है, in which gas is filled, distance between them is L and the diameter of any molecule is D। ये मैंने आपको बोल के पहले ही बता दिया है। and goes from P to Q। अब यदि कोई मॉलिक्यूल्स P से Q तक जा रहा है और फिर Q से P तक आ रहा है, तो देखिए P से Q तक जाने में वो L डिस्टेंस चेस करेगा और फिर Q से फिर P पे आएगा तो L डिस्टेंस चेस करेगा। इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस हमें क्या दिख रही है, 2L। लेकिन हम इस बात को ना भूलें कि मॉलिक्यूल का अपना साइज है, उसका एक डायमीटर D है, तो उसकी जो लेंथ चेस करने की वो 2L - 2D होगी, क्योंकि दो बार डायमीटर भी आना और जाने में जो है दो डिस्टेंस को काउंट करेगा। तो वहाँ पे हमारा नया जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज़ नॉट 2L बट 2L - 2D। ये हमें ध्यान देना है। Thus, if size of molecule is finite, then volume available for their free motion will be always the less than volume V of vessel, and volume of molecule will not change, pressure is change। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यही बात बताई कि हम यदि पूरी गैस के वॉल्यूम को V मान लेते हैं पूरी गैस को, लेकिन अभी हमने बता दिया यहाँ पे कि जो डिस्टेंस चेस हो रही है इसके मूव करने में वो 2L नहीं हो रही है, वो 2L - 2D यानी कुछ कम हो रही है, वो कुछ कम हो रही है, इसलिए वॉल्यूम भी कुछ कम हो जाएगा जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे। तो उन्होंने क्या करा, वॉन डर वाल ने इस वॉल्यूम कांस्टेंट को V मान लिया। तो उन्होंने बताया कि अब हम वॉल्यूम V कंसिडर नहीं करेंगे, उस वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे V - B। तो देखिए यहाँ पर, सो द आइडियल गैस इक्वेशन V विल बी द रिप्लेस बाय V - B फॉर एन आइडियल गैस। अब हम वॉल्यूम को V नहीं मानते हुए क्या मानेंगे, V - B मानेंगे।
बी इज कॉल्ड वंडर वाल कांस्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर नंबर्स। और ये किस बात पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल के साइज पे और उनके नंबर्स पे, कि वो कितने ज़्यादा है या उनका साइज कितना है। वैल्यू ऑफ बी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। और एक बात जरूर ध्यान रखें आप कि बी जो हमने कांस्टेंट लिया है करेक्शन के लिए वॉल्यूम में, उसकी वैल्यू हर गैस के लिए अपने अपने तरीके से अलग अलग होती है। सभी गैसों के लिए वो सेम नहीं होता है, हर गैस के लिए वो क्या अलग अलग होता है। सो हम करेक्ट वॉल्यूम, जो करेक्टेड वॉल्यूम को वी आई से रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम है वी और करेक्टेड वॉल्यूम को वी आई से रिप्रेजेंट करें तो वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी माइनस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसी प्रकार से करेक्शन ऑफ प्रेशर के लिए हम इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन को लेंगे यहाँ पे। तो ये कैसे होगा ये देखें आप, ये बहुत अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डायग्राम से क्लियर भी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेसल के अंदर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं और मॉलिक्यूल्स की दो पोजीशन यहाँ शो की हुई है। एक पोजीशन ए है और दूसरी पोजीशन बी है। ए पोजीशन में जो मॉलिक्यूल है वो वेसल के बिल्कुल पड़ोस में नहीं, वेसल के कहीं बीचों बीच कंडीशन में है। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? उस पर सभी डायरेक्शन से दूसरे मॉलिक्यूल से लगने वाला फोर्स क्या है? इक्वल है। इसलिए इसके ऊपर बैलेंस फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। टोटल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि उस पर सभी डायरेक्शन से लग रहा है। लेकिन जो बी है उस पर आप जरा ध्यान से देखें, बी पे 3 डायरेक्शन से तो फोर्स लग रहा है, लेकिन चौथी डायरेक्शन में वेसल की वॉल होने के कारण वहां से उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा? कम होगा। अब ऐसे में फोर्स कम होगा तो वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, और बैलेंस नहीं रहेगा तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो एक ही ओर मूव करने लगेगा। यही बातें हम यहाँ पर बताएंगे स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूल ए विच इज सिचुएटेड कंप्लीटली इनसाइड द गैस एंड is attracted by same force of attraction by other numbers of molecules, other neighbor molecules। neighbor molecules से क्या करता है? वो अट्रैक्शन फील करता है, तो उसके ऊपर टोटल बैलेंस क्या होता है? फोर्स जीरो होता है। लेकिन मॉलिक्यूल बी इज वेरी क्लोज टू वॉल ऑफ द वेसल, लेकिन मॉलिक्यूल बी जो है बिल्कुल वॉल के पास है। सो देयर इज नो मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द वेसल। उसके पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है जो उसे अट्रैक्ट कर सके, इसलिए वो जो थर्ड डायरेक्शन में से यहाँ पे जो 3 डायरेक्शन मैंने बताया आपको, ये तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन 4th डायरेक्शन में उसको कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। सो मॉलिक्यूल बी फील्स रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसलिए वो क्या करता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है इनसाइड द वेसल, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। इसके कारण उसकी वेलोसिटी जो ओरिजिनल होना चाहिए, जब उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि क्या है? उसके ऊपर टोटल फोर्स की वैल्यू अब जीरो नहीं हो रही, वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जबकि इसके ऊपर सभी डायरेक्शन से फोर्स इक्वल है, इसलिए टोटल फोर्स इसके ऊपर क्या होगा? जीरो होगा स्टूडेंट्स। Thus the effective pressure extended due to real gas is less than the pressure PI। इसलिए क्या होगा? जो प्रेशर PI माना जा रहा है वो जो क्या है? ओरिजिनल प्रेशर है। हम ये मान के चल रहे थे कि मॉलिक्यूल का साइज जो होता है निग्लिजिबल होता है, तो ये बातें सब नहीं आती, लेकिन यहाँ हमने साइज की बात की है और साथ में हमने फोर्स की भी बात यहाँ समझ ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ओरिजिनल हम मान रहे थे, इस पर प्रेशर जो मान रहे थे, वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल फोर्स से क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एक अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइडियल प्रेशर हम क्या मान रहे हैं? पीआई मान रहे हैं। जो पीआई है हमारे लिए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कम होगा, तो निश्चित रूप से वो एक पी जो कम हुआ वो वैल्यू क्या है? पी आई माइनस पी स्मॉल पी वो वैल्यू है जो कम हुई है, और पी आई जो है ओरिजिनल प्रेशर है, और ये जो चेंज है इसके अंदर प्रेशर में, तो P इक्वल टू पी आई माइनस पी। तो यदि हम पी आई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो माइनस पी को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू पी प्लस पी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आती है कि इन्होंने क्या देखा? अकॉर्डिंग टू वंडरवाल, उन्होंने वंडरवाल ने अपनी स्टडी में देखा। अब ये 2 पॉइंट्स हमको समझना है और साथ में एग्जाम में दोनों लिखना भी पड़ेंगे। ये जो थ्योरी पार्ट हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों पॉइंट्स को हमको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन इस प्रोपोर्शनल फॉर्म में जो मैंने इसमें लिख के दिया है, यदि आप इसको लिख देंगे तो टीचर अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसको वो फैक्ट्स पता है जिसमें ये सारी बातें हो रही है। तो ये जो 2 फैक्ट्स मैंने आपको बताया, ये आपको मेंशन करना है किस प्रकार से। तो देखिए, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्रेशर जो है, ये हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करें। स्मॉल पी इज प्रोपोर्शनल टू डी, और दूसरा भी डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ प्रेशर स्मॉल पी होगा, इज वो भी जो होगा डी के प्रोपोर्शनल, क्योंकि नंबर्स ऑफ एटम और नंबर्स ऑफ एटम की बात हो रही है, तो हम उसको डी के सेंस में लेते हैं, मान लेते हैं फैक्टर डी मान लेते हैं इसमें। तो ये 2 जो इक्वेशन दिख रही है हमें, हम इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें तो देखिए P इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल p इज प्रोपोर्शनल टू D इंटू डी, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि डी स्क्वायर, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन लगाया हमने। अब ये डी क्या है, यहाँ ध्यान देना है, डी है डेंसिटी के रूप में। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी के लिए हम देखते हैं
डेंसिटी इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर v है, तो डेंसिटी इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि D पे स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ D पे स्क्वायर है तो ऑब्वियसली V पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब ये V पे स्क्वायर लग गया, यदि हम कांस्टेंट हटाते हैं यहाँ से, कांस्टेंट लगाते हैं, यदि प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट क्या होगा, हम मान लेते हैं A होगा, तो A इंटू 1 अपॉन वी स्क्वायर। सो P इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर। ये हमारा जो होगा, ये नया हमारा प्रेशर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। ये हमारा जो करेक्टेड प्रेशर है ये मिल गया है। मैंने पहले आपसे कहा था कि जो है वॉल्यूम में भी करेक्शन है और प्रेशर में भी करेक्शन है। वॉल्यूम में करेक्शन हमने V माइनस बी ले लिया था, समझ लिया था साइज को नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता, और यहाँ हमने कहा कि एट्रैक्शन फोर्स को नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता, कोलिजन को नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता। उस कारण से हमें P की वैल्यू क्या मिल गई, A अपॉन वी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है प्रेशर, नया प्रेशर बन गया P इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि PI की वैल्यू जैसे इक्वेशन A से, हम यहाँ पे इक्वेशन A से पुट कर देते हैं वैल्यू को, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन A। अब इक्वेशन A हमारी क्या है, इक्वेशन A हमारी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था PI इक्वल टू P प्लस स्मॉल p। अब यहाँ पे स्मॉल p वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, PI इक्वल टू P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल v की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमारे पास देखिए करेक्टेड प्रेशर भी आ गया यहाँ पे, ये करेक्टेड प्रेशर है हमारा नया, और करेक्टेड प्रेशर होने के बाद अब हम ये वैल्यूज़ जो है गैस इक्वेशन रख देते हैं। तो फ्रॉम गैस इक्वेशन हम लिखें, तो गैस इक्वेशन में हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा है PV इक्वल टू RT। अब ये हमारे करेक्टेड प्रेशर और करेक्टेड वॉल्यूम क्या होंगे, P और V नहीं, वो है PI और VI। अब ये दोनों वैल्यू यदि पुट कर दें तो PI की वैल्यू हमारे पास है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, और VI की वैल्यू है V माइनस बी। जो करेक्टेड वैल्यू हमने दोनों पॉइंट से भी निकाली स्टूडेंट्स, वो दोनों यहाँ पुट कर देंगे, और इक्वल में तो हमारे पास RT है ही। तो ये जो फॉर्म है हमारा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फॉर्म है, पुराना फॉर्म है गैस इक्वेशन को, जो काइनेटिक थ्योरी पे बनी हुई है, और उसके बाद वान डर वाल ने जो करेक्शन किए, उसके बाद जो गैस इक्वेशन बनता है वो ये बना। इसी को वान डर वाल गैस इक्वेशन या करेक्टेड वान डर वाल गैस इक्वेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स। और यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरी पार्ट में कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस बनाकर हमें आगे नंबर दिला देता है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट कीजिएगा, इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है स्टूडेंट्स, 2 या 3 बार इसको लिख कर देखना चाहिए। और ये जो मैंने डेरिवेशन पार्ट आपको यहाँ बताया है, ये एक सेपरेटली पार्ट करके बता दें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट P की वैल्यू P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना है। कैसे हुई है ये हमने यहाँ प्रूव किया हुआ है, एक एक पॉइंट मैंने आपको लिख के बताया। ये पॉइंट यदि आप लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, और थ्योरी पार्ट के साथ ही मैथमेटिकल पार्ट ऐड हो जाएगा, जो आपके नंबर को एनहेंस करवा देगा। सो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।